साथियों नमस्कार। जेआरसीएम यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज का जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है प्लांट हेल्थ। ये साल इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ साल के नाम से किया गया है और आज हमारे साथ प्लांट हेल्थ के बारे में चर्चा करने के लिए जो किसानों के लिए और हमारी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट है प्लांट हेल्थ। का मतलब है फसल का स्वास्थ्य। फसल का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो फसल का उत्पादन अच्छा रहेगा, फसल की क्वालिटी अच्छी रहेगी और किसानों को भाव भी अच्छा मिलेगा। तो फसल का स्वास्थ्य आप अच्छा कैसे रख सकते हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन से फैक्टर है, तो इसके लिए आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आई हुई है जिनका नाम है डॉक्टर सतीश भोंडे। सर ने पीएचडी की है हॉर्टिकल्चर में और सर ने पीएचडी की है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से पीएचडी की है सर ने। और सर रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर है नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। यहाँ पर सर एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं और सर का 40 साल का एक्सपीरियंस है। करीबन सर की जो एक्सपीरियंस है ये रिसर्च और डेवलपमेंट में हुआ है। करीबन 180 से ज़्यादा सर के रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं पूरे भारत देश में और भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसी शख्सियत के साथ आज हम लोग रूबरू होने जा रहे हैं। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आइए हमारे हरित संजीवनी की टीम के साथ आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सतीश भोंडे सर। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि मेरा परिचय कराया गया है, मैं डॉक्टर सतीश भोंडे आपसे आज बात करूंगा प्लांट हेल्थ यानी पौधों की स्वास्थ्य के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि हम सब्जी, अनाज, फल सब खाते हैं और यदि ये बहुत अच्छे, न्यूट्रिशियस और किसी भी पेस्टिसाइड रेसिड्यू के बिना हमें अगर प्राप्त हुए तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अब जब ये प्लांट हेल्थ की बात आती है और हमारे फूड की बात आती है तो हमें ध्यान देना चाहिए सबसे पहले कि ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा रहे। यदि ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो प्लांट हेल्थ या फसल का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आपने पहले ज़मीन के स्वास्थ्य के बारे में सुना ही होगा। आज मैं पौधों की या फसल के स्वास्थ्य के बारे में आपको बताऊंगा। आपको शायद पता होगा, यूनाइटेड नेशंस ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ घोषित किया है। अब ये क्यों किया है? इसलिए कि इस विश्व में हर एक आदमी को अच्छा खाना मिले, गरीबी पूरे विश्व की दूर हो और हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी आय है जो कृषि से मिलती है, उसमें बढ़ोतरी हो। ये सबको ध्यान में रखते हुए कई प्रोग्राम लिए जा रहे हैं जिससे प्लांट हेल्थ के बारे में सभी को जानकारी मिले। अब प्लांट हेल्थ क्या है ये हम देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब कोई भी फसल, कोई भी पौधा जब बढ़ता है या खेत में हम लोग उसको लगाते हैं तो उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो फैक्टर्स उसके लिए हमें चाहिए, वो है हवा, पानी, सूर्य प्रकाश यानी रोशनी, सूरज की रोशनी जो तापमान को भी नियंत्रित करती है, भूमि जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है और कुछ ऐसे तत्व जो पौधों पे आने वाले बीमारी और कीट को नष्ट करते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है लाइट, सनलाइट। अभी आप देख रहे हैं, ये इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमने दो पौधे बताए हैं। एक है हेल्दी पौधा जिसके पत्ते हरे हैं और दूसरा है सूखा हुआ पौधा जिसके पत्ते सूखे हुए दिखते हैं। इसमें हमने लाइट का रोल या लाइट की जो भूमिका है वो बताने का प्रयास किया है। हरे पत्ते वाला इंफ्रारेड लाइट जो रहता है, आपको शायद पता होगा कि जब सनलाइट होता है उसमें 7 अलग अलग रंग होते हैं। उसमें से इंफ्रारेड जो लाइट है वो कुछ हद तक हमारे पौधों को मदद करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद करने वाला जो विजिबल रेड लाइट है वो है। अब जब ये रेड लाइट एब्जॉर्ब होता है प्लांट में और बाहर रिफ्लेक्ट होता है तो जितना कम रिफ्लेक्ट होगा उतना हमारे पौधों को फायदा है और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा
उतना हमें पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। और इंफ्रारेड लाइट जो कि थोड़ा सा दूर की रोशनी हम जिसको कहते हैं वो जितना ज़्यादा निकल जाएगा उतना हमारे पौधे में फ़ायदा होता है। क्यों कि हमारे पौधे फोटोसिंथेसिस इस प्रक्रिया के माध्यम से अपना खाना खुद बनाते हैं। ये खाना खुद बनाने के लिए उनको सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, हरे तत्व की जिसे क्लोरोफिल कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है, जो पौधों में मौजूद रहता है। अब दूसरी बात आती है पानी की। पानी से मॉइस्चर या जो भी नमी है वो हमें चाहिए, उसके बिना कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। जब हम बीज ज़मीन में उगाते हैं या डालते हैं तो उसके अंकुरण होने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, पर्याप्त नमी होनी चाहिए ज़मीन में, तभी बीज का अंकुरण होता है। तीसरा होता है ज़मीन से हमें जो मिलते हैं तत्व, वो विभिन्न प्रकार के अन्न द्रव्य जिसको हम पोषक तत्व कहते हैं। अब ये पोषक तत्वों की जब बात हम करेंगे तो इसमें 4 तत्व ऐसे हैं जो हमें प्रकृति से ही मिलते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। पानी और हवा से ये तत्व हमें मिलते हैं, उसे हमें देने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ती है, लेकिन अन्य जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसके माध्यम से हम मुख्य अन्न द्रव्य, द्वियम अन्न द्रव्य और सूक्ष्म अन्न द्रव्य देते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। अब इस ग्रोथ फैक्टर का इतना अहम रोल है कि इसमें से यदि कोई भी कम पड़ जाए तो हमारी पौधे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पौधा हमारे अच्छे तरह से ग्रोथ नहीं होगी, बढ़वार नहीं होगी और उसकी उपज भी कम होगी। इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता आती है उस पर भी असर पड़ता है। फिर दूसरा एक प्रकाश का एक रोल और आता है। आपको शायद पता होगा कि 2 तरह के पौधे होते हैं। कुछ होते हैं शॉर्ट डे जिसमें लंबे रात की ज़रूरत होती है, और दूसरे होते हैं लॉन्ग डे जिसमें कम समय के रात की ज़रूरत होती है, मतलब अंधेरा का समय कम हो और अंधेरे का समय ज़्यादा हो। तो इसके ऊपर ये जो इसकी क्रिया है जो बढ़ने की और रिप्रोडक्टिव फेज यानी फूल आकर फल देने की, ये असर इसके ऊपर असर होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं जो डे न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब उनको लाइट सिर्फ चाहिए, कम या ज़्यादा समय की उसमें ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट्स है या लॉन्ग डे प्लांट्स है, इसमें यदि हमारी दिन की लंबाई या सूरज प्रकाश का समय कम या ज़्यादा हुआ तो पौधों की बढ़वार या उसके फ्लावरिंग पे या जो प्रोडक्शन रहता है उसके ऊपर असर पड़ता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि क्रिसैंथेमम जिसको शेवंती कहते हैं, इसे अगर हमने ज़्यादा लाइट दिया तो ये सिर्फ वेजिटेटिव फेज में रहता है, मतलब उसमें फूल नहीं लगते। लेकिन फूल लगने के लिए इसको हमें अंधेरा देना पड़ता है जब इसमें अच्छे फूल की पैदावार होती है। इसी तरह से कई ऐसे पौधे हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है, और यदि हमें उस प्लांट का स्वास्थ्य ठीक रखना है, उससे अच्छी पैदावार लेनी है, तो हमें इस डे लेंथ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी जब पौधा बढ़ता है तो इसकी जो क्रियाएं होती है वो देखेंगे। हम बीज बुआई करते हैं, बीज के बाद में उसका अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है। उसके बाद में अंकुरण के बाद में पहले जड़ों की वृद्धि होती है, जड़ें शुरू होती हैं। उसके बाद में वो पौधे का अंकुर ज़मीन के ऊपर आता है, और फिर शूट जिसको हम कहते हैं ज़मीन के ऊपर का जो पार्ट है उसकी बढ़वार होती है। फिर उसमें पत्ते आना, पत्तों की बढ़वार होना, यह सब होता है। उसको वेजिटेटिव फेज हम कहते हैं। उसके बाद में जब पर्याप्त वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी हो जाती है, उसमें ब्रांचिंग अच्छी होती है, पत्ते अच्छे आते हैं, तो उसमें पर्याप्त अन्न पैदा होता है। और वो अन्न पैदा होने के बाद में उसमें एक CN रेशो हम जिसको कहते हैं, जिसको कार्बन और नाइट्रोजन रेशो कहते हैं, वो जब तक पर्याप्त नहीं होगा तब तक उस पौधे में फूल नहीं आते। इसलिए जब भी हम पौधों को फर्टिलाइज़र देते हैं तब हम ये ध्यान रखते हैं कि कौन सी अवस्था में कौन से अन्न द्रव्य का प्रयोग करें, जिससे उसमें पहले शुरू में अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ हो और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज यानी फूल आने की अवस्था में पौधा चला जाए। फूल आने के बाद में इसमें पोलिनेशन की क्रिया होती है।
पोलिनेशन के क्रिया में भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, और जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है मधुमक्खी। मधुमक्खी का यदि वहाँ पे अच्छा प्रसार हो तो हमारा पॉलिनेशन अच्छा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे अच्छे पौधों की फसल के लिए मधुमक्खी का वहाँ होना भी बहुत ज़रूरी है, और जिसकी जानकारी अभी किसानों को मिल रही है। किसान भी इसके बारे में अवगत हो रहे हैं और अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी जैसे रहे, जिससे पैदावार बढ़े, इसका ध्यान हमको रखना चाहिए। ये भी एक हमारे प्लांट हेल्थ का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब फल आते हैं, फल के बाद में उसमें फिर बीज पैदा होते हैं, और फिर बीज से उसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है और दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। इस तरह से ये पौधे का जीवन चक्र है। इस जीवन चक्र के लिए ये सारे फैक्टर्स जो हमने पहले बताए हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। दूसरी एक चीज़ मैं ये भी बता दूं आपको यहाँ पे कि ये जो पौधे का परफॉर्मेंस है, या किस तरह से पौधा आपको उपज देगा, ग्रोथ अच्छी होगी, ये सब के लिए दो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम जब भी किसी फसल का चयन करते हैं या किसी प्रजाति का चयन करते हैं तो हमें वो उचित प्रजाति मिलनी चाहिए। क्यों कि उस पौधे का जो परफॉर्मेंस है या उसका जो जो स्वास्थ्य है, ये दो चीज़ों पे निर्भर रहता है। एक है जेनेटिकल, जिसको हम आनुवंशिक कहते हैं, जो वैरायटी के माध्यम से आता है, और इसका रोल लगभग 67% रहता है। बाकी जो 33% है वो इन्वायरमेंट का रोल रहता है, मतलब जिसमें आप उसकी बढ़वार करने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं, जैसे खाद का देना, पानी का देना, उसको पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, ये सब चीज़ें आती है। इसलिए जेनेटिकल और इन्वायरमेंटल, ये दोनों का हम अगर सही संतुलन करेंगे और उस तरह से पूरे पौधे की देखभाल करेंगे तो आपको 100% अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा पौधा, अच्छा पौधे की फसल, स्वास्थ्य और अच्छा उपज मिलता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण है टेम्परेचर, तापमान। तापमान है हमको पता है कि सूरज की रोशनी के साथ ही रिलेट करता है, क्योंकि जैसे सूरज ज़्यादा होगा रोशनी बढ़ेगी। धूप वाले महीने में हम देखते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ठंडा मौसम जब आता है, सर्दी का मौसम आता है तो तापमान कम हो जाता है। तो ये टेम्परेचर सनलाइट के ऊपर ही निर्भर रहता है। अब ये मैंने पहले बताया कि सनलाइट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या पौधों को अपना खुद खाद्य बनाने में मदद करता है। ये टेम्परेचर यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहा तो लगभग सभी पौधों में ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, और ये जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये कम होता है। उसी तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर बहुत कम होता है तभी एक्टिविटी भी कम होती है। इसलिए टेम्परेचर एक बहुत महत्वपूर्ण है पौधों की फसल का स्वास्थ्य रखने में और पौधों को। अब ये टेम्परेचर कंट्रोल हम करने के लिए हमने क्या किया है कि जो अलग अलग फसलें हैं या अलग अलग वैरायटी है उस पर्टिकुलर सीज़न में हम लगाते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी स्वस्थपूर्ण रहे और उसकी उपज अच्छी मिले। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है और अनुसंधान द्वारा अभी हमें ऐसी प्रजातियों को अभी प्राप्त कराया है जो हम साल भर ले सकते हैं। इसलिए पहले जो फसलें हम किसी सीज़न में, एक ही सीज़न में ले सकते थे, आज हम देख रहे हैं कि वो फसलें हम पूरे साल भर ले सकते हैं, और ये फल सब्जी हमको पूरे साल अब लगभग मिल रही है। उसके बाद में महत्वपूर्ण एक और है जिसको हम कहते हैं पेस्ट मैनेजमेंट। जब भी हम अच्छे स्वास्थ्य, पौधों के स्वास्थ्य की, फसल के स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि स्वास्थ्य मतलब उस पर आने वाले रोग या व्याधि, उसको अफेक्ट करने वाले, उसको तकलीफ देने वाले कीड़े, और इसी तरह के कुछ वीड्स होते हैं या घास फूस जिसको कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ये भी एक तरह से फसल के दुश्मन ही हैं, और इसलिए उनका कंट्रोल करना, उनकी पूरी मैनेजमेंट करना, उनका व्यवस्थापन करना, ये भी प्लांट हेल्थ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हम अलग अलग तरह से स्पेस मैनेजमेंट को कर सकते हैं, जिसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, और आज हम ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं हमारे खेती में वो है केमिकल। लेकिन इस केमिकल का अधिक प्रयोग होने से
धीरे धीरे हमारे फसल में एक अलग प्रभाव आ रहा है। वो प्रभाव है रेजिस्टेंस क्रिएट किया है इन डिसीज़ और पेस्ट ने, और इसलिए इस केमिकल का प्रयोग करने के बाद भी आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी व्याधियाँ ये पहले तो कंट्रोल होती थी लेकिन आजकल कंट्रोल नहीं होती है। पहले कीड़े इसमें से निकल जाते थे या मर जाते थे, आजकल वो नहीं मर रहे हैं। इसका कारण है कि हमें केमिकल के साथ अन्य चीज़ों का भी उपयोग करना चाहिए, जिसमें बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक, प्लांट बेस्ड जो आजकल पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और हमारे हेल्थ को लाभदायक है, उसी तरह से ये किसी भी तरह का रेजिस्टेंस पेस्ट इसको नहीं क्रिएट कर सकती है और भविष्य में हमें इसका प्रकोप बढ़ाना है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि इन सारी चीज़ों को हमें एकत्रित करके उस बीमारी या कीड़े का पूरा पूरा बंदोबस्त करना है। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में जैसे मैंने बताया कि स्वस्थ अगर पौधा हमें रखना हो या प्लांट हेल्थ अच्छी रखनी हो तो उसे खाने की ज़रूरत है। हर एक को खाने की ज़रूरत होती है जो जीवित है। जैसे हमको सबको खाना ज़रूरी है, खाने में हमको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, उसी तरह से मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, हम हमारे डाइट में लेते हैं। उसी तरह से पौधों को भी अलग अलग तत्वों की ज़रूरत होती है। कुछ जैसे मैंने बताया जो नैसर्गिक है वो हवा पानी से मिल जाते हैं, अन्य जो है भूमि से या मिट्टी से मिल जाते हैं, लेकिन मिट्टी में उनकी मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए अच्छे फसल देने के लिए हमें इनका प्रयोग उर्वरकों द्वारा या कुछ गोबर खाद या अन्य जो कंपोस्ट या ऐसी और जो सेंद्रीय खाद है उनके माध्यम से करना पड़ता है। अब जब हम सॉइल हेल्थ की बात करेंगे तो हमें देखना है कि हमें भूमि का परीक्षण करना है। उस परीक्षण के आधार पर हमें पता लगता है कि ज़मीन में कौन से तत्वों की कमी है। अगर इसी तरह से हमने जो तत्व कमी है उनकी पूर्ति की तो हमारी पौधे की फसल अच्छी रहेगी। यदि हमने उसे नहीं देखा और ज़्यादा प्रयोग किया तो हमारे फसल के ऊपर इन तत्वों का अधिक प्रमाण होने से बुरा असर भी होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। एक लॉ है, ये नियम है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देंगे तो उसका रिटर्न नहीं मिलता है बल्कि नुकसान होता है। इसी तरह से ज़मीन में भी अगर पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा अगर खाद हमने डाला, जो अक्सर किसान को जानकारी नहीं होती और वो डालते रहता है बहुत ज़्यादा खाद, इसका बुरा असर पड़ता है, हमारा खर्च भी होता है और पौधों का जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ जाता है, उसमें टॉक्सिसिटी, विषाक्तता आती है और हमारे फसल पे बुरा असर होता है। जो फसल से अन्न निकलेगा या जो सब्जी या फल निकलेंगे उसकी भी गुणवत्ता बाधित होती है। इसलिए हमें हमेशा देखना है कि इन तत्वों का प्रयोग हम बैलेंस्ड या समतोल तरीके से करें। जो जिसकी ज़रूरत है उतना ही करें, जिस समय में ज़रूरत है उतना ही दें। इसमें नत्र स्फुरत पालाश ये मुख्य अन्नद्रव्य है। ये मुख्य इसलिए है कि इनकी ज़रूरत पौधों की, सभी पौधों की बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में जो दुय्यम है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, सिलिकॉन और सेलेनियम आती है। इसमें से कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक हम उर्वरकों द्वारा देते हैं। आजकल सिलिकॉन भी हम थोड़ा बहुत देने लगे हैं, लेकिन सेलेनियम इत्यादि ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में होने से इसे हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है सूक्ष्म अन्नद्रव्य जिसमें लोह, मैंगनीज, जस्ता, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम और निकेल यह धातु आते हैं या अन्नद्रव्य आते हैं जिसकी मात्रा बहुत ही कम लगती है, लेकिन अगर ये दिए नहीं गए या पौधों को उपलब्ध नहीं हुए तो पौधे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, पौधों की जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाती है और उत्पादन और गुणवत्ता में भी फर्क आता है। इसलिए हमें देखना है कि हमेशा खाद जब भी हम देंगे तो वही खाद देंगे जो पौधों की ज़रूरत के अनुसार है। अब जब मैंने बात किया है ज़मीन की, ज़मीन का परीक्षण करना आजकल ज़रूरी हो गया है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि खेती के ऊपर अगर हमें खर्च कम करना है तो हमें जानना चाहिए कि हमारे ज़मीन में कौन से तत्व मौजूद है, उस ज़मीन का स्टेटस क्या है
और इसके साथ साथ उसमें बायोलॉजिकल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, इन सब की जानकारी हमें सॉइल एनालिसिस करने से मिलती है। सॉइल एनालिसिस के जो फ़ायदे हैं वो बहुत है, लेकिन किसान अभी तक इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था इसके ऊपर। लेकिन जब देखा गया कि यदि सॉइल एनालिसिस करके ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पौधों की ज़रूरत के अनुसार अगर उसका अन्न या पोषक तत्वों का प्रबंधन किया गया तो पैदावार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, गुणवत्ता भी अच्छी आती है, और ये फसल जो है या फल सब्जियाँ ये खेत से निकालने के बाद भी अधिक समय तक अच्छी रहती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि हमारे ज़मीन का स्वास्थ्य, हमारे पौधों का स्वास्थ्य अगर अच्छा रखना हो तो हमारे जो जिसमें हम फसल उगाते हैं उस मिट्टी की जांच जरूर करें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी फसल या फसल का स्वास्थ्य अच्छा हो ये जानने के लिए हमें रूट एंड शूट मास, रूट मतलब ज़मीन के अंदर का भाग जो भूमि के अंदर है, और शूट मतलब ज़मीन के ऊपर का भाग, ये दोनों भागों का एक रेशो हर एक फसल के लिए निर्धारित होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी फसल ऊपर से सूखने लगती है या अच्छी बढ़वार नहीं होती है और तुरंत हम किसी दवाई का छिड़काव करने के ऊपर लग जाते हैं। लेकिन इस समय हमें ये भी देखना है कि यदि हमने उसके पौधों की जड़ों को अगर देखा और जड़ों में अगर कोई कमी नज़र आ रही है या जड़ों की जो बढ़वार है वो अच्छी नहीं हो रही है, उसमें जो सफ़ेद मूली रहती है जो अन्न द्रव्य ग्रहण करने के लिए, अन्न द्रव्य शोषण करने के लिए पौधों को मदद करती है, उनकी संख्या अगर कम है तो हमारा पौधा ज़मीन में जो दिए गए अन्न तत्व है या उर्वरक है उसको अच्छी तरह से नहीं ले सकता है। इसलिए हमें देखना है कि हमारे पौधों की जड़ें अच्छे होने के लिए कुछ ऐसे तत्व जिसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं वो है, उसके बाद में माइकोराइजा है या अन्य जैसे कई सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है। कई सूक्ष्म तत्व हैं उनका प्रयोग हमें करना पड़ता है जिससे पौधों की जड़ें अच्छी तैयार हो, उनमें सफ़ेद या जो बारीक जड़ें रहती है उनकी संख्या ज़्यादा हो जिससे पौधा ज़्यादा से ज़्यादा अन्न ज़मीन से ले सके, और पत्ते अच्छे होने से जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी पर्याप्त मात्रा में हो, और पौधे का स्वस्थ होना सब इसके ऊपर निर्भर होता है। इसकी जांच भी हम कर सकते हैं। आपको शायद पता होगा कि हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने एक मशीन निकाला था, इन्वेंट किया था जिसको हम कहते हैं क्रिस्कोग्राफ। इस क्रिस्कोग्राफ के मदद से हम यह पौधों की ग्रोथ का अनुमान लगा सकते हैं कि वो ठीक हो रही कि नहीं हो रही है, और अगर ठीक नहीं हो रही तो हमें उसके ऊपर कुछ उपाय करना ज़रूरी होता है जिससे हमारे पौधे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब हम आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है बीज। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे किसानों ने कंप्लेंट किया है कि हमारे सोयाबीन का और अन्य फसलों का बीज ऊपर अंकुरण नहीं हो रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में हजारों किसानों का इसके वजह से नुकसान हुआ है और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। तो सीड क्वालिटी ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीड जब हम कहते हैं तो उसमें उसकी अंकुरण क्षमता होना ज़रूरी है, और अंकुरण क्षमता अच्छे होने के लिए उस बीज का स्वस्थ होना ज़रूरी है जो पौधों के स्वस्थ होने के ऊपर निर्भर करता है। अगर ये बीज ये छोटा सा मिनिएचर प्लांट है, छोटा प्लांट है, क्योंकि जब हम बीज बोते हैं तो उसका अंकुर निकलता है और उसमें जो फूड मटेरियल रहता है उससे उसकी शुरू की ग्रोथ होती है। उसके बाद में जब उसकी जड़ें पैदा होती है, वो जड़ों के पैदा होने के बाद में वो धीरे धीरे ज़मीन से अन्न द्रव्य या अपना खाना लेना शुरू कर देता है, और जब ज़मीन के ऊपर इसके पत्ते आ जाते हैं तब सूर्य प्रकाश की रोशनी में वो अपना खुद खाना बनाना भी शुरू कर देते हैं। इस तरह से उस बीज का एक बड़े पौधे में परिवर्तन होता है, और ये अच्छा बीज जितना अच्छा रहेगा उस अच्छे बीज से अच्छी पैदावार मिलती है। इसलिए अगर आपको स्वस्थ फसल लेना है, हमारे प्लांट हेल्थ को रखना है, तो हमारा सीड क्वालिटी या बीज की गुणवत्ता को ध्यान रखना और बीज की हेल्थ को ध्यान रखना भी ज़रूरी है।
आजकल बीज को भी हम अंकुरण क्षमता उसकी जांच कर सकते हैं, जिससे हमारा जो खर्च है वो कम होता है। और अगर हमारा अंकुरण कम है तो हम बीज की मात्रा बढ़ाकर उसे हम पर्याप्त मात्रा में ज़मीन में बो सकते हैं, जिससे हमारे पौधों की संख्या अच्छी रहेगी और प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर जो जो उपज है वो हमें अच्छी मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमें जानना जरूरी है, जो पौधों के स्वास्थ्य के संबंधित है, वो है वाटर मैनेजमेंट या जल का प्रबंधन। अब आपको पता है कि जल हमें रेन वाटर या बारिश के पानी से मिलता है, और आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी बारिश बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़ोरों की होती है, तो सारा पानी ज़मीन से बहकर निकल जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे बारिश होती है, रिमझिम बारिश होती है, तो पानी बहता नहीं, वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर रिसता है और ज़मीन में स्थापित होकर बाद में हमें हमारे पौधों को या हमारे फसल को मिलता है। अब ज़मीन में दो तरह के पानी उपलब्ध होते हैं। एक होते हैं अवेलेबल वाटर, जो हमारे फसल को प्राप्त हो सकता है, और दूसरा होता है अनअवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर वही रहेगा जहाँ तक हमारे पौधों की जड़ें पहुँचती है, और अनअवेलेबल वाटर वो रहेगा जो हमारे पौधों के जड़ों के कक्षा के बाहर है। जिस जिस तरह की भूमि होगी, मतलब जैसे ज़्यादा बलुई मिट्टी होगी जिसमें सैंड ज़्यादा है, और काली मिट्टी होगी जिसमें क्ले का प्रमाण ज़्यादा होता है, इन दोनों के अगर हम तुलना करें तो इस स्लाइड से आप देख रहे हैं कि जिसमें बलुई मिट्टी है, सैंड ज़्यादा है, उसमें अवेलेबल वाटर कम होता है, और जिसमें क्ले ज़्यादा है उसमें अवेलेबल वाटर ज़्यादा होता है। इसलिए जब हम पानी देंगे तो ऐसे मिट्टी में हमको कितने दिन के बाद पानी देना है ये निर्धारित करना पड़ता है, जिससे हमारे पौधों को निरंतर ज़रूरत के अनुसार पानी मिलता रहे। उसी तरह से दूसरे डायग्राम में हम देखेंगे कि तीन तरह के पानी हमने बताने की कोशिश की है। एक है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ज़मीन के जो मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके साथ चिपका रहता है, और वो हमारे पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता, वो तो पौधे उस पानी को नहीं ले सकते। दूसरा होता है कैपिलरी वाटर। आप देखते हैं कि ज़मीन के कणों के बीच में बहुत छोटा छोटा स्पेस होता है, उसमें छोटी छोटी नलियाँ बनती है, और उस नलियों के ज़रिए पानी अंदर भी जाता है जब बारिश होती है, और उन्हीं नलियों के ज़रिए धीरे धीरे फिर वो ऊपर आता है। इसको कहते हैं कैपिलरी वाटर, कैपिलरी मूवमेंट से जाता है, और यही पानी है जो हमारे पौधे को उपलब्ध होता है। यदि इस कैपिलरी वाटर में कमी आ गई तो हमारा पौधा सूखने लगता है, क्योंकि जो पानी है वो हमारे पौधे नहीं ले सकते। और यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो ये पूरी कैपिलरीज भर जाती है, और पर्याप्त पानी हमारी ज़मीन में हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। मतलब जितनी क्षमता हमारी मिट्टी के उतना पानी उसमें भर गया, और उसके ऊपर जो पानी जाएगा वो ज़मीन के नीचे चला जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, वो हमारे पौधों को नहीं मिल सकता है। तो ये तीन तरह के होते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर जो ज़्यादा अतिरिक्त पानी होता है जो ड्रेन आउट होता है, और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो पानी हमारे पौधों को नहीं मिल सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कैपिलरी वाटर हमारी ज़मीन में जितना ज़्यादा रहेगा, और इस कैपिलरी वाटर को ज़्यादा रखने के लिए हमें ज़मीन में पोरोसिटी या सच्छिद्रता रखना ज़रूरी होता है। और सच्छिद्रता रखने के लिए हमें कुछ ऑर्गेनिक या सेंद्रिय खादों का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ ग्रीन मैन्यूरिंग करके भी हम लोग इसकी सच्छिद्रता बढ़ा सकते हैं, और हमारी भूमि का जो अच्छी तरह से कल्टीवेशन, जिसको हम कहते हैं टिलेज कहते हैं, ये प्रॉपर टिलेज करने से भी ये कैपिलरी वाटर की मात्रा हम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पर्याप्त रख सकते हैं, जिससे हमारी पौधे की अच्छी स्वास्थ्य की हमें गारंटी मिलती है। मैंने बताया कि ये इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ ईयर को डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस ने, जिसके ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि हंगर को ख़त्म करना है, भूख को ख़त्म करना है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्टअप करना है, और पर्यावरण का रक्षण करना है। आज जितना अनाज या जितना जो अन्न पैदा होता है वर्ल्ड में, उससे करीब 50% ज़्यादा
हमें आने वाले 30 साल में पैदा करने की ज़रूरत है। मतलब 2050 में जितना आज हम पैदावार होते हैं उससे हमें 50% ज़्यादा, मतलब 1.5 गुना पैदावार की हमें ज़रूरत है। और ये अचीव करने के लिए हमें जो जोर हम दे रहे हैं, पूरे विश्व में जो जोर सारे साइंटिस्ट और सारे जो है सरकारें दे रही हैं, वो है ज़मीन का स्वास्थ्य और इसके साथ साथ पौधों का स्वास्थ्य। इसलिए कुछ साल पहले इंटरनेशनल सॉइल ईयर डिक्लेयर किया गया था, कुछ 6-7 साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने, और 2020 को प्लांट हेल्थ इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ ईयर बनाया है। तो हमें भी आज इस अवसर पर ये तय करना है कि हम हमारे पौधों का, हमारे फसल का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए सारी कोशिश हम करेंगे। उर्वरकों का और अन्य जो फसल के अच्छा बनाने के लिए, फसल का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने जो रास्ते आपको दिए हैं, उन रास्तों का अवलंब करेंगे और इस फसल का उपज बढ़ाएंगे। उपज के साथ साथ इसकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे, वो गुणवत्ता जो हमारे खाने वालों के लिए, मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए मदद करेगी। आपको ये भी शायद पता होगा कि जैसे हम जीवित हैं उसी तरह से पौधे भी जीवित हैं। इसलिए जो जीवित के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें, वो हमारे लिए ज़रूरी है, वो पौधों के लिए ज़रूरी है। लेकिन फ़र्क दोनों में इतना ही है कि हम मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, घूम सकते हैं। पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो जिस जगह पे है वहीं जगह पे रहते हैं। और दूसरा, पौधे हम अपना खाना नहीं बना सकते खुद, हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और वो अपने आप भी खुद निर्भर हो सकते हैं। लेकिन हमें अगर अच्छी फसल लेना है, उनसे ज़्यादा लाभ लेना है, तो उनका अपना खाना बनाने में हमको मदद करनी पड़ेगी, जिसके लिए अलग अलग तरीके जो वैज्ञानिकों ने बताए हैं उनका प्रयोग हमें करना पड़ेगा। इसी आशा के साथ कि आपको इस आज के लेक्चर से पौधे की फसल की स्वास्थ्य और उसके स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी और आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। मैं आपको सभी को मुझे सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार सर, धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे हरित संजीवनी पर काम करने वाले सभी किसान भाइयों को, डिस्ट्रीब्यूटर को दी है। आपके नॉलेज का, आपके इस ज्ञान का 100% हमारे लोगों को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो जैसे आपने ये सारी बातें सुनी सर की कि प्लांट हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है, और प्लांट हेल्थ के बारे में जैसे जैसे हम लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जब सोचते हैं, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4, फ्रूट स्पेशल, सॉइल हेल्थ स्पेशल, जो सॉइल हेल्थ को बढ़ाने के लिए सॉइल हेल्थ स्पेशल है, प्लांट की हेल्थ को बढ़ाने के लिए हरित संजीवनी, फ्रूट स्पेशल, श्योर शुगर, ये अपने आप में एक अजूबा प्रोडक्ट है। और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोलर जो प्रोडक्ट है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, रैपिड, डिफेंड, ये अपने आप में बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, आइए इन सारी चीज़ों को लेके आज फिर से एक नए जानकारी के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए। फिर से आगे आने वाले सप्ताह में और नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी, जय जवान, जय किसान। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान, जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।